राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लोथिंग टेक्सटाइल पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछ रही हूँ और इस पर मैंने पूरा डिटेल्स क्लासेज लिया है। तो आप देखो, पहले देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी और किस तरह से आपने परीक्षा की तैयारी की है। तो चलिए हम पूछते हैं आपको पहला प्रश्न है, कपास के छोटे रेशों को हम क्या कहते हैं? कपास के छोटे रेशों को हम क्या कहते हैं? कपास कहते हैं कॉटन को। तो कॉटन के सबसे जो छोटा रेशा है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेपल, फिलामेंट, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? सही रेशा क्या है? सही आंसर क्या है? सही आंसर है स्टेपल। कपास के छोटे रेशों को स्टेपल कहा जाता है और बड़े रेशों को कहते हैं हम फिलामेंट। समझ के बात को? कपास के छोटे रेशों को स्टेपल कहते हैं और बड़े रेशों को कहते हैं फिलामेंट। दूसरा प्रश्न है, किस रेशे को विश्वव्यापी रेशा नाम दिया गया है? किस रेशा को विश्वव्यापी रेशा कहते हैं? पहला है कॉटन, दूसरा है सिल्क, तीसरा है नायलॉन, चौथा है वूल। किस रेशे को विश्वव्यापी रेशा कहते हैं? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कपास। कपास के रेशे को विश्वव्यापी रेशा कहते हैं। क्यों कहते हैं विश्वव्यापी रेशा? इसलिए कहते हैं कि कपास के रेशे मजबूत होने के साथ साथ अमीर और गरीब तबके के लोगों के पहुंच के भीतर होते हैं। इनका उपयोग झाड़ू पोछा से लेकर के, पोछे के काम से लेकर के, रसोई के काम से लेकर के ओढ़ने बिछाने तक के इसका काम किया जाता है। अमीर और गरीब, मध्यम वर्गीय हो चाहे हाई इनकम वाले हो, रुई का बना हुआ कपास के रेशे से बने हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कपास के रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। अमीर भी इसका उपयोग करता है, गरीब भी इसका उपयोग करता है। ओढ़ने बिछाने से लेकर के दौड़ने भागने तक के जूते इससे तैयार किए जाते हैं। इसीलिए इसको विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। अब देखो, तीसरा प्रश्न है, कपास के रेशों की लंबाई कितनी होती है? 1 इंच से लेकर के 2.5 इंच तक। दूसरा ऑप्शन 2.5 इंच से लेकर के 3 इंच तक। तीसरा ऑप्शन 2 इंच से लेकर के 4 इंच तक। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? 1/2 इंच से लेकर के 2.5 इंच तक की कपास के रेशों की लंबाई होती है। सबसे छोटा रेशा जो होता है कपास का, वो होता है 1/2 इंच का और 2.5 इंच तक का। सामान्यतः बता रहे हैं। ऐसे तो कुछ रेशे जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं वो 4 इंच तक भी पाए जाते हैं, लेकिन जनरली सामान्यतः कपास के रेशों की लंबाई 1/2 इंच से 2.5 इंच तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा प्राकृतिक रेशा है जो न तो आग से जलता है, न जंग से खराब होता है, न ही उस पर नमी का कोई प्रभाव पड़ता है? उस रेशा का नाम बताइए। ऑप्शन भी नहीं बताऊंगी, आंसर आप बताइए। ऐसा कौन सा प्राकृतिक रेशा है जो न तो आग से जलता है, न जंग से खराब होता है और न ही नमी का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर क्या है? ऐसा कौन सा रेशा है? प्राकृतिक रेशा।
सोना है, चांदी है, एस्बेस्टस है या वूल है? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ही एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है जो ना तो आग से जलता है, ना जंग से खराब होता है, और न ही नमी का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ किया जाता है? लैब में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है इसका उपयोग एस्बेस्टस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, पहला मानवकृत रेशा कौन सा है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या ग्लास फाइबर? पहला मानवकृत रेशा कौन सा है? दोस्तों, पहला मानवकृत रेशा है नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन जो है वो पहला मानवकृत रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, कृत्रिम रेशम किसको कहते हैं? कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है? कृत्रिम रेशम किसको कहते हैं? बताओ। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या वूल? कृत्रिम रेशम किसको कहते हैं? बोलो। बोलो भाई बच्चे। कृत्रिम रेशम कहते हैं हम रेयॉन को, क्योंकि इसकी जो चमक है, देखने में इसकी जो ब्यूटी है, वो बिल्कुल रेशम को ही मात कर देता है, रेशम जैसा ही दिखता है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, वो रेशम कह करके रेयॉन को बेच देता है। और जो अज्ञानी लोग होते हैं, जिनको फैब्रिक का ज्ञान नहीं होता है, वो रेशम के नाम पर रेयॉन का वस्त्र खरीद लेते हैं, पैसा देते हैं, रेशम का कपड़ा खरीदते हैं रेयॉन का। इतनी सुंदर होता है रेयॉन, किसको कहते हैं हम? कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, वस्त्रों की रानी किसको कहते हैं? वस्त्रों की रानी किसको कहते हैं? रेशम है, वूल है, नायलॉन है या लिनन है? बोलो। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। सिल्क को, जिसको हम हिंदी में रेशम कहते हैं, इसको वस्त्रों की रानी कहा जाता है। वस्त्रों की रानी कहते हैं सिल्क को। इसकी ब्यूटी इतनी बेजोड़ होती है, सभी रेशम से, सभी जितने फाइबर होते हैं सबसे ये डिफरेंट दिखते हैं। इसकी जो कोमलता होता है, इसमें जो गर्माहट होती है, इसमें जो चमक होता है, इसमें जो नमनीयता होती है, अद्वितीय प्रकृति की होती है। इसीलिए इसको वस्त्रों की रानी कहते हैं। रानी कौन होता है? सुकुमार जो होता है, बाकी सब मजदूर होते हैं, हम लोग जैसे हैं, काम करते रहो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, किन रेशों को जादुई रेशा कहा जाता है? किन रेशों को जादुई रेशा कहा जाता है? बोलो। नायलॉन, पॉलिस्टर, वूल या रेशम? जादुई रेशा, मैजिक फाइबर, किस रेशे को कहते हैं मैजिक फाइबर? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है नायलॉन। नायलॉन को मैजिक फाइबर क्यों कहते हैं? जब नायलॉन फाइबर और उससे बने कपड़े
तैयार होकर के मार्केट में आया तो उसकी जो खूबसूरती थी, उसकी जो मजबूती थी, उसको जो क्लीनलीनेस की इजीनेस था, इन सबको क्वालिटी को देखते हुए इसको कहा गया मैजिक फाइबर। नायलॉन के कपड़े को पहन करके आप यात्रा कर सकते हैं, सो सकते हैं, सो करके उठने के बाद भी कपड़ा वैसे के वैसे ताज़ा का ताज़ा दिखता है। उसे ज़्यादा धोने में मुश्किल नहीं आती, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से वो सूख जाता है। तो जादुई किसको कहते हैं? इसी कारण उसका नाम जादुई रेशा पड़ा है, मैजिक फाइबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके बीच में, वो ये कि प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबा रेशा कौन सा होता है? प्राकृतिक रेशों में, ये आपके लिए है प्रश्न, प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबा रेशा कौन सा होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन और आपके लिए छोड़ देती हूँ, फादर ऑफ रेयॉन किसे कहते हैं? फादर ऑफ रेयॉन किसे कहा जाता है? और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूं, क्यूप्रोमोनियम विधि से रेयॉन का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? क्यूप्रोमोनियम विधि से रेयॉन का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो चलिए, वीडियो अच्छा लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के